नमस्कार। आज का टॉपिक है कल्चर। हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो उसके लिए आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको समय समय पर डिटेल में समाजशास्त्र के डिफरेंट टॉपिक्स पे जानकारी मिलती रहे। आज के टॉपिक जैसा कि हमने कहा कल्चर यानी संस्कृति, जिसके लिए आप कुछ किताबों का नाम नोट कर लीजिएगा, जैसे समाजशास्त्र के सिद्धांत, ये है विद्याभूषण सचदेवा। समाजशास्त्र एक विवेचन, ये सिंघवी गोस्वामी की पुस्तक है, इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कल्चर से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रियों ने डिफरेंट किताबें, जैसे सोसाइटी मैकआरपेज की किताब, इसका अवलोकन किया जा सकता है। अब बात आती है कल्चर। संस्कृति कहते ही एक बात दिमाग में आती है, जो सभ्य है, जो सुसंस्कृत है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है। जनरली समाज में इस तरह की बातें कही जाती हैं, अरे भाई तुम तो सुसंस्कृत होते हो, तुम्हारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। यानी सामान्य रूप से हमारे समाज में अनेक लोग संस्कृति के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण कहते हैं। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, इस तरह की बातें कही जाती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक सुसंस्कृत है। लेकिन समाजशास्त्र में इसका मतलब संस्कृति नहीं है। समाजशास्त्र की जब बात करते हैं तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने तरह तरह की बातें कही। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं वैसा व्यवहार जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। हमारे व्यवहारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ये आदान प्रदान हम ट्रेनिंग द्वारा, वो ट्रेनिंग कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं होती है, वो हमारे परिवारों में, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे पड़ोसी, हमारे स्कूल कॉलेज के लोग, ये सब हमको बताते हैं और हम वैसा व्यवहार करना सीख जाते हैं। यही कारण है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति को सीखते हैं, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकी संस्कृति को सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रहते हैं तो हम अमेरिकी व्यवहारों को सीखेंगे। इसी तरह से हम संसार के अलग अलग स्थानों पर रहेंगे तो हमारे व्यवहार भी डिफरेंट होंगे, वहीं के हिसाब से होंगे, क्योंकि उन व्यवहारों को वहीं पर रहकर हम सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं, जिसमें कि प्रत्येक मानव को वास्तव में मानव बनाती है, एक पशु से अलग करती है। क्योंकि पशु भी जीव हैं और हम भी जीव हैं। ऐसे में हमारे और उनमें अंतर क्या है? हमारे उनमें अंतर यही है कि हम संस्कृति के अनुसार चलते हैं, हम उस तरह के व्यवहार करते हैं जो एक मनुष्य के लिए शोभामान है। यानी हमारे व्यवहार उस स्थान के व्यवहारों के अकॉर्डिंग हैं, जो व्यवहार एक तरह से मनुष्य जाति के लोग को करना चाहिए, और ये व्यवहार हमको बचपन से सिखाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे आपने समाजशास्त्र की किताबों में भी पहले ऐसे एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि किसी बच्चे को कोई जानवर उठा ले गया तो वो धीरे धीरे वहीं पर पला बड़ा हो गया और उसने अपने अनेक व्यवहार किए। लेकिन क्या देखा गया, कुछ दिनों बाद जब उसको पाया गया तो उसके व्यवहार जानवरों की तरह से थे। उसका चलना फिरना, बात करना वास्तव में जानवरों की तरह था। तो ये बातें व्यक्ति जहाँ रहता है उसी तरह के व्यवहार सीखता है। अब अगर हम इसमें कुछ समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों पे बात करें, इसमें एक टायलर का नाम आता है। हालांकि इसमें एक तरह की दुविधा ये भी है कि मानवशास्त्री और समाजशास्त्री संस्कृति के अर्थ को लेकर, संस्कृति की परिभाषा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो संस्कृति का जो दृष्टिकोण समाजशास्त्रियों द्वारा, मानवशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कोई उसको दूसरे रूप में लेता है, कोई दूसरे रूप में लेता है। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो संस्कृति एक तरह का ऐसा व्यवहार है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। अब अगर हम टायलर की बात करें, टायलर ने बताने का प्रयास किया है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, जनरीति है, रूढ़ी है और व्यक्तियों की विविध आदतों का समावेश होता है। यानी कहने का मतलब जो व्यवहार जिसमें ज्ञान पाया जाता है,
विश्वास पाया जाता है, जिसमें जनरीतियाँ, यहाँ इन्होंने जनरीतियों का जिक्र किया है, उसमें रूढ़ियाँ भी हो जाएंगी, प्रथाएं भी हो जाएंगी, परंपरा भी हो जाएंगी। ये सब कहाँ से सीखते हैं? हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों द्वारा सीखते हैं, उन व्यवहारों को हम करते हैं। ये सब व्यवहार मिलके संस्कृति का निर्माण करते हैं। हम एक तरह से कला का विश्वास का दृष्टिकोण, इन व्यवहारों की लगातार हम उन व्यवहारों को करने के कारण वो उस व्यवहार को करना सीखते हैं। समाज में रहकर, देश में रहकर, पड़ोसियों के पास रहकर, स्कूल कॉलेज में, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से इन सब से मिलकर एक जो बात टायलर ने कही, काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी कि संस्कृति में हम सब चीज़ों का समावेशित करते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर दूसरे समाजशास्त्री इसमें मैकार पेज, जिन्होंने अपनी किताब सोसाइटी में बताने का प्रयास किया है, संस्कृति हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, विनोद आदि में हमारी प्रकृति को ही अभिव्यक्ति है। अरे हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति यानी एक तरह से देखा जाए, हमारे जो जीवन क्रम, जीवन जो चला आ रहा है, उसमें जो हमारी सोचने विचारने की का एक दृष्टिकोण है, दैनिक संपर्कों का जो हमारा दैनिक संपर्क होता है तमाम लोगों से, बड़ों से, बूढ़ों से, डिफरेंट टाइप के पदों पर रहने वाले लोगों से, कला, साहित्य, धर्म, जो हम धर्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो मनोरंजन की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो विनोद की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। मतलब हमसे बात करके, हमसे व्यवहार, हमारे साथ रह के दूसरे को पता चल जाएगा ये किस कल्चर का है। हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोचने का तरीका है, हमारा जो संपर्क करके हम व्यवहार करने का जो तरीका है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है, यानी और मनोरंजन का जो तरीका है, वो सब मिलके उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वही कल्चर है। बहुत सही दृष्टिकोण कहा है। यानी एक तरह से हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो सब कल्चर है, जो हमको पशु समाज से अलग करता है। क्योंकि जब हम पशु समाज की बात करते हैं तो पशु समाज भी तो व्यवहार करता है, लेकिन उसका व्यवहार हमारे व्यवहार में अंतर है। वहाँ कला की कोई दृष्टिकोण नहीं, वहाँ चिंतन पद्धतियों का कोई दृष्टिकोण नहीं, वहाँ एक तरह से दैनिक संपर्कों का उस रूप में दृष्टिकोण नहीं जिस रूप में मनुष्य समाज का है। वहाँ मनोरंजन का दृष्टिकोण उस तरह का नहीं जैसे कि हमारा है। वहाँ धार्मिक दृष्टिकोण कोई है ही नहीं। एक तरह से कहा जाए वो हमको उससे अलग करता है। इसके साथ साथ हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा बहुत सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्या कहा जाए, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति मानव का पर्यावरण निर्मित भाग है, यानी पर्यावरण में निर्मित होती है, जिसके हिसाब से व्यक्ति का व्यवहार करता है। इसके साथ साथ हम लेस्ले वाइट का जो दृष्टिकोण बताते हैं, लेस्ले वाइट ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने एक प्रतीकात्मक पक्ष प्रस्तुत किया, थोड़ा सा डिफरेंट व्यूज़ दिखाई पड़ता है लेस्ले वाइट का। संस्कृति प्रघटना की व्यवस्था है जिसमें क्रियाएं, व्यवहार, प्रतिमान, वस्तुएं, औजार और औजारों से निर्मित वस्तुएं, विचार, विश्वास, ज्ञान व भावनाएं, दृष्टिकोण व मूल्य आते हैं और जो प्रतीकों के प्रयोग पर निर्भर है। यानी इन्होंने पहले के जो समाजशास्त्री या मानवशास्त्रियों की जो बातें थी उसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक प्रघटना की ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे जो क्रियाएं हैं उनको समावेशित किया है। व्यवहार प्रतिमान, जो व्यवहार हम लोग करते हैं, व्यवहार प्रतिमान वो हैं हमारी जो वस्तुएं हैं जिनके आधार पर हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे जो औजार हैं या औजारों से बनी हुई चीज़ें हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी सोचने का ढंग है, वो सब हमारा जो विश्वास है डिफरेंट चीज़ों में, ज्ञान है, भावनाएं, हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है, हम उसको अतिथि देवो भव उसको विशेष मान लेते हैं,
दूसरे समाजों में हो सकता है अतिथि को उतना ना मानते हो, किसी समाजों में बहुत अच्छा मानते हैं, किसी समाजों में। यही कारण है कि भारत और दूसरे देशों के दृष्टिकोणों में अंतर है। भारत में ये है कि कोई भी अतिथि आता है और वो यहीं पर रह जाता है और यहीं के माहौल में ढल जाता है, और यही कारण है कि भारत में अनेक लोग आए और यहीं में समा गए, क्योंकि यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। तो एक तरह का ये जो दृष्टिकोण है ये हमको दूसरे जहाँ की संस्कृति से अलग करता है। तो लेस्ले वाइट का ये दृष्टिकोण है जो उन्होंने अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू में प्रस्तुत किया, जो कल्चरोलॉजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के एक आर्टिकल्स में प्रस्तुत किया। बहुत सही दृष्टिकोण था। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उस आधार पर हम बात करते हैं तो संस्कृति के बारे में। संस्कृति में सहभागिता होती है। संस्कृति का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वही मान लिया जाएगा। संस्कृति अनेक व्यक्तियों से मिल के व्यवहारों से मिलकर बनता है दृष्टिकोण। यानी उसमें एक व्यक्ति का विशेष व्यवहार, दूसरे व्यक्ति का दूसरा व्यवहार, तीसरे व्यक्ति का तीसरा व्यवहार, वो व्यवहार संस्कृति नहीं है, बल्कि संस्कृति का जो व्यवहार है उसमें सहभागिता है। अगर देश का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, यदि पूरी देश के समस्त व्यक्ति एक व्यवहार करते हैं, वो सारी सहभागिता का दृष्टिकोण है। यदि उस व्यवहारों को आत्मसात करते हैं, जैसे 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी लगातार एक दूसरे को सिखाती हैं, तो भी उस सहभागिता का दृष्टिकोण संस्कृति में दिखाई पड़ता है। संस्कृति का जो विचार है एक पक्षी नहीं है, एक का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, 2 परिवारों का नहीं, बल्कि समस्त परिवारों का विचार है। उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं कि ऐसा नहीं करना। यानी संस्कृति वही जो सबके सब मिल के जिस व्यवहार को करते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहती है इस तरह का करने से ये लाभ होगा, ट्रेनिंग दे देती है। इसके अलावा संस्कृति का एक दृष्टिकोण हम कहते हैं सीखी जाती है। संस्कृति सीखी जाती है, यानी बचपन से मम्मी पापा सिखाते हैं, पड़ोसी सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के टीचर्स सिखाते हैं, सीनियर्स सिखाते हैं, जो निरंतर सीखी जाती है। यानी ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाए संस्कृति का, वो सीखी जाती है, उन व्यवहारों को सीखा जाता है और सीख के हम उस तरह के व्यवहार निरंतर करते रहते हैं। तो एक तरह से ये सीखा हुआ दृष्टिकोण है। इसके साथ संस्कृति सामान्यतः अनुकूलनशील भी होती है। परिस्थिति हल्की सी बदली तो ऐसा नहीं कि संस्कृति का व्यवहार बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, वो अनुकूलनशील है, वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। किसी दूसरे स्थान पर, एक ही देश में डिफरेंट स्थानों पर अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेती है। अगर हम कहें इन्वायरमेंट जो थोड़ा चेंज हुआ तो उसके आधार पर संस्कृति उसमें लचीलापन नहीं, लचीलापन है, वो अनुकूलनशील है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। एक अच्छे माहौल में दूसरी तरह से, खराब माहौल में दूसरी तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है, अर्थात इसमें अनुकूलनशीलता का एक गुण है। संस्कृति संगठित होती है, मतलब इसमें संगठन का दृष्टिकोण भी पाया जाता है संस्कृति में। यानी इसमें सबको मिलजुल कर एक साथ लेकर चलने का विशेष दृष्टिकोण कहा जाता है। इसकी नेचर ये है कि सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि एक व्यक्ति का, जैसे शुरुआत में कही, एक व्यक्ति के व्यवहारों को हम संस्कृति नहीं कह सकते। हम अनेक व्यक्तियों को संगठित रूप में लेकर उन व्यवहारों को करने को संस्कृति कहते हैं। यही कारण है कि केवल घर के मम्मी पापा ही इसको नहीं सिखाते हैं, जब बाहर निकलते हैं कुछ व्यवहारों करते हैं तो पड़ोसी कहते हैं इस तरह करना चाहिए, खेलकूद के साथ ही कहते हैं, स्कूल में जाके टीचर्स कहते हैं, सब कहते हैं वही सब चीज़ें। लेकिन अगर व्यक्ति डिफरेंट बिहेवियर करने लगता है तो उस व्यवहार को रोकते हैं। जैसे बच्चा हो सकता है जो बचपन में मानव एक तरह से केवल प्राणी मात्र होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सामाजिक प्राणी सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी के लोग बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर एक ऐसा संगठित दृष्टिकोण जो सबको लेकर चलने वाला दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। संस्कृति सदा परिवर्तनशील होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर संस्कृति में परिवर्तनशीलता का भी विशेष गुण है। भारत में अनेक लोग आए, अनेक लोग यहाँ पर रह गए, समय और परिस्थिति के हिसाब से संस्कृति में बदलाव हुआ, क्योंकि अगर परिवर्तनशील ना होती तो मनुष्य समाज का डेवलपमेंट ना होता।
आज से हजारों साल पहले और आज के व्यवहारों में अंतर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूल रूप से समाप्त हो जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टेबल नेचर होता है, परिवर्तनशीलता का दृष्टिकोण होता है। एक आधुनिक समाज है, एक पारंपरिक समाज है। आज से 1000 साल पहले का दृष्टिकोण दूसरा था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ इसमें बदलाव आया। जैसे कि हमने अपने एक लेक्चर में कहा, पहले 7 जन्मों का साथ की बात हिंदू समाज के में विवाह के दृष्टिकोणों में कही जाती थी, लेकिन आज उसमें बदलाव आ गया। उस बदलाव को सब स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह से परिस्थिति के साथ साथ बहुत सारे धर्मों का जो दृष्टिकोण एक स्थान पर रहता है, उसमें बदलाव का जो दृष्टिकोण है संस्कृति के हिसाब से वो दिखाई पड़ता है। यानी इसमें एक परिवर्तनशीलता का एक विशेष तरह का गुण कहा जाता है। संस्कृति संचयी है। संस्कृति में सब चीज़ को समाहित करने का दृष्टिकोण है, सबको एक साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण है। वो संचय करते हैं। कोई व्यवहार अगर उस संस्कृति के अनुकूल है, अच्छा है, उस व्यवहार को वो संचय कर लेते हैं और उस व्यवहार को लेकर आगे चलते हैं। यही कारण है कि समय समय पर अनेक विद्वान, अनेक महापुरुष के जो दृष्टिकोण थे, जो विचार थे, उन चीज़ों को जोड़ते गए और आज हमारे सामने एक भारतीय संस्कृति का रूप दिखाई पड़ता है। और यही कारण है संस्कृति में संचय का विशेष गुण है और यही कारण है कि समृद्धशाली संस्कृति दिखाई पड़ती है। संस्कृति के अपने आचार तत्व होते हैं। प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व, कैसे कैसे व्यवहार करना है, उसी के हिसाब से पहचानी जाती संस्कृति। उन आचार तत्वों के हिसाब से ही लोगों को व्यवहार करने हैं। इसके साथ साथ संस्कृति व्यक्तिगत विरासत नहीं। संस्कृति के बारे में ये भी कहा जाता है, किसी की व्यक्तिगत विरासत नहीं, व्यक्तिगत धरोहर नहीं, व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये समाज की विरासत है, समाज का दृष्टिकोण है। कोई अगर एक डिफरेंट टाइप का व्यवहार करता है जो संस्कृति के अनुकूल है, तो वो ये नहीं कह सकता दूसरा व्यक्ति ये तो हमारा व्यवहार है। ये व्यवहार पूरी समाज का व्यवहार होगा, तभी तो वो व्यक्ति सीख रहा है, क्योंकि उस व्यवहार को सीखा उसने किससे? 1-2 दिन में नहीं, 10-15 दिन में नहीं, बल्कि लंबे प्रोसेस से सीखा है। इस तरह से आप कह सकते हैं संस्कृति के जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से है, देश के रूप से है। ये व्यक्तिगत विरासत न होकर एक सामाजिक विरासत के रूप में दिखाई पड़ता है। संस्कृति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति एक तरह से व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उनमें कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति द्वारा होती है। अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो लोग व्यवहार नहीं करेंगे। हम किसी का आदर सम्मान करते हैं, इसलिए कल को हमको भी उसका आदर सम्मान कोई करे जो जूनियर हो, इसलिए हम निरंतर उस तरह की व्यवहार करते हैं। हमारी जो अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम निरंतर व्यवहार करते हैं। भाषा संस्कृति का मुख्य वाहन है, यानी भाषा के जरिए हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। यानी भाषा एक तरह से एक ऐसा जुड़ाव है जिससे वो समझी जाती है। भाषा है, बोली है, जिससे हम उन व्यवहारों को सिखाते हैं, समझाते हैं। एक तरह से हम कुछ बातें तो प्रतीकात्मक रूप से बताते हैं, लेकिन हम किसी बात को समझाने के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं। इसी से हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझाती है, व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, तरीके बताती है, उससे वो व्यक्ति व्यवहार करता है। इसके मूल तत्वों में हम कह सकते हैं, जैसे भौतिक तत्व हैं, वस्तुएं हैं। उन भौतिक तत्वों और वस्तुओं से संस्कृति का एक पार्ट है जिसके आधार पर व्यवहार किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमने कहा भाषा एक अहम पार्ट है, मूल तत्व है इसका, जिसके जरिए संस्कृति समझी जाती है, लंबे समय तक उस चीज़ को बनाए रखा जा सकता है। ये एक अहम रोल अदा करती है। सामंजस्य प्रतिमान, जिसमें सामंजस्य प्रतिमान क्या है? यानी वो बाध्यता नहीं है, वो ठीक है हम व्यवहार करते हैं, लेकिन ये बाध्यता नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से व्यक्ति उसको आत्मसात करता है, उसको व्यवहार को करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ कुछ बाध्यता मूलक प्रतिमान भी होते हैं। इस तरह का व्यवहार उचित है, इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान नहीं करने से इस तरह की परेशानी होगी। यानी इस तरह की बातें अगर ना कही जाएं तो व्यक्ति उस तरह के व्यवहारों को करने के लिए, अच्छे व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसलिए
जहाँ पर बाध्यता नहीं, उसके साथ साथ बाध्यतामूलक प्रतिमान भी रखे गए हैं। इसके अलावा संगठनात्मक बाध्यता, यानी ये कहा जाता है कि सबको साथ लेकर उस व्यवहारों को करना चाहिए। यानी संगठनात्मक एक तरह से बाध्यता है, एक दो व्यक्ति नहीं पूरी समाज को लेकर चलना चाहिए, तभी उसको सैंक्शन मिलती है। इसके साथ साथ कुछ मूल्य और आदर्श भी संस्कृति होते हैं, उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर ही हम आगे चल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैकावर पेज ने कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं संस्कृति का जो दृष्टिकोण है वो और क्लियर होगा। सभ्यता के लिए मापन का एक स्फुट स्तर होता है, जबकि संस्कृति का नहीं होता है। यानी सभ्यता के लिए मापन का स्फुट स्तर है, हम संस्कृति में वो चीज़ नहीं देख सकते। इसके साथ साथ सभ्यता सदैव प्रगति कर रही है, मतलब सभ्यता निरंतर प्रगति करती रहती है, समय के साथ साथ सभ्यता में प्रगति होती रहती है, लेकिन संस्कृति जैसी है मूल रूप में वैसी ही बनी रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे आज हम कहते हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो कल को ये चीज़ गलत हो जाए, उसका तरीका दूसरा हो सकता है, सम्मान करने का तरीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज़ खत्म हो जाए कि सम्मान नहीं करना चाहिए। इसके साथ सभ्यता प्रयास के बिना आगे बढ़ जाती है, बिना प्रयास के सभ्यता आगे बढ़ती। बिल्डिंग बनाने का तरीका कल दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग बनती रहती है, सड़कें बनती रहती, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, लेकिन संस्कृति बिना प्रयास के आगे नहीं बढ़ती। सब संस्कृति के लिए प्रयास करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इसके साथ साथ सभ्यता के कार्यों को कोई मनुष्य उन्नत कर सकता है, परंतु ऐसा संस्कृति में नहीं है। यानी जो सभ्यता के कार्य हैं उसको डेवलप कर सकता है, संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ सभ्यता में बाह्यता है, जबकि संस्कृति में आंतरिक दृष्टिकोण है। यानी बाह्य रूप सभ्यता का दिखाई पड़ता है, उस आधार पर उसमें बाह्यता का दृष्टिकोण है, और संस्कृति में व्यवहार है जिसमें आंतरिक दृष्टिकोण है, जिसमें धर्म है, जिसमें प्रथाएं हैं, जिसमें परंपराएं हैं, जिसमें विश्वास का दृष्टिकोण है, तो आंतरिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हम कह सकते हैं संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग नहीं है, आपस में जुड़ी हुई है। सभ्यता और संस्कृति मिलकर ही सोसाइटी को चलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है। मनुष्य वास्तव में संस्कृति के अभाव में मानव नहीं है, वो केवल प्राणी मात्र है, इसलिए उसको मनुष्य बनाने में संस्कृति का एक अहम रोल है। ये जटिल स्थितियों का समाधान प्रस्तुत करती है। जब भी कोई जटिल स्थिति होती है उसका समाधान संस्कृति के द्वारा होता है। एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे कहीं लोग के साथ उठना बैठना चाहिए, स्कूल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी क्लब में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रोग्राम में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, ये सब चीज़ें संस्कृति सिखाती है। संस्कृति के अभाव में व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकता कि वो कैसा व्यवहार करे, तो एक तरह से पशु समाज के समान हो जाएगा। यही कारण है कि बचपन से लेकर अंतिम समय तक ये ट्रेनिंग सोसाइटी की सीनियर लोग देते हैं जूनियर्स को, और ये कंटिन्यूटी लगातार बनती रहती है। इसके साथ साथ कुछ परिस्थितियों का परंपरागत निर्वचन प्रस्तुत करती है, यानी परंपरागत निर्वचन करती है, और इस आधार पर संस्कृति का रूप समझ में आता है। अंत में हम यही कहेंगे संस्कृति एक ऐसा व्यवहार है जो निरंतर चलता रहता है। इसी निरंतरता में एक प्राणी मनुष्य प्राणी बनता है, और आज हम जिस मनुष्य प्राणी को देख रहे हैं वो संस्कृति के कारण ही है। उसी से व्यक्ति आज निरंतरता बनाए हुए है, और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा।